नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये वो स्टॉक है दोस्तों, जो करंट लेवल्स पे जहाँ पर आप कह सकते हैं स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस रखते हैं, जो एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं, जो एक अच्छे ब्रांड्स को धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर कहीं पे चैलेंजेस रहते हैं, तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। प्लस इसी स्टॉक के ऊपर कुछ दिन पहले खबर ये आई थी कि जो यम ब्रांड्स हैं उसने इस स्टॉक पे मोर देन 4%, या अगर हम बहुत ही आम भाषा में बात करें तो अपनी पूरी की पूरी स्टेक सेल कर दी थी। और ऐसे में आप कह सकते हैं निवेशकों के मन में ये डर बैठ गया था कि भैया ये जो इतनी बड़ी स्टेक है जो सेल हुई उसको खरीदेगा कौन। तो इसी का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। और मैं बता दूं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बल्कि निप्पॉन इंडिया ने तो 0.66% स्टेक इसमें खरीदा है, एक माइनॉरिटी स्टेक इसमें खरीदारी की है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। ठीक है, कंपनी के अगर आप नंबर देखेंगे या एक एक करके, चाहे कोस्टा कॉफ़ी हो, चाहे आप कह सकते हैं पिज़्ज़ा हट हो, फ्लैगशिप कंपनी केएफसी हो, और एक और आप कह सकते हैं ब्रांड है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज़ें किस तरह इंडिविजुअल परफॉर्म कर रही हैं, प्लस जो नाइजीरिया में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है वो किस तरह एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बिजनेस में देखने को मिला है। थाईलैंड से क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर निकल के आई है, और इतना ही नहीं, आने वाले सालों में थाईलैंड कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डेस्टिनेशन इस कंपनी के लिए होने वाला है। नेपाल में भी कंपनी का फोकस है, बट आप कह सकते हैं वहाँ एक लिमिटेड एक्सपोजर कंपनी है, कह रही है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप देवयानी इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट की बात कह रहा हूँ आपसे, इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियस है, आप लास्ट के मात्र 8 से 9 मिनट देख लें वीडियो को, प्लीज़ पूरा देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा आप, मुझे लगता है वो बहुत ही एक कम समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें रहेंगी। बट अगर आप चाहते हैं पूरी तरह हर एक चीज़ को देखना, तो भाई आप शुरू से अंत तक वीडियो जो सेकंड पार्ट में उसे देख सकते हैं। बट अगर आप बहुत ही शॉर्ट एनालिसिस चाहते हैं, भाई 10 मिनट का वीडियो लास्ट टाइम जो आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट है, उसे ही जा करके देख लें प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है वो एक चीज़ अगर आप देख लेंगे तो आपकी तमाम जो इशू है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई जो व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि शॉर्ट में कुछ चीज़ समझाइए। तो देखिए, तो दोनों के लिए मुझे दोनों ही प्रकार के व्यूअर्स का ध्यान रखना पड़ता है, और कंप्लीट एनालिसिस का जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसे काफ़ी हद तक बड़ा रखने की कोशिश करता हूँ। बट स्टिल आप लास्ट के 10 मिनट्स को जा करके अगर देखेंगे तो तमाम जो इश्यूज़ हैं दिव्यानी इंटरनेशनल में और क्या फ्यूचर में ग्रोथ प्लान है, ये आपको समझ में आएंगे। स्टोर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी किस प्रकार की नई स्ट्रैटेजी लेकर के आई है, ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यदि आप दिव्यानी इंटरनेशनल में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। और देखिए, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ, सो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और किसी अन्य स्टॉक में आपको चर्चा करानी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अब चलते सीधे वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एलिफेंट इन द रूम की, कि भाई जो यम रेस्टोरेंट ने अपना जो इतना बड़ा स्टेक है मोर देन 4% का, उसे पूरी तरह जो सेल किया है, उसके आगे क्या। तो देखिए, यम रेस्टोरेंट ने जो ऑफलोड किए थे अपने एंटायर स्टेक देवयानी इंटरनेशनल में, उसको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने पिक किया दोस्तों, सम स्टेक, पूरा नहीं, सम स्टेक्स अभी तो बाय किया है, ये अकॉर्डिंग टू बल्क डील डेटा फ्रॉम द एक्सचेंजेस। ठीक है, लगभग 5.25 करोड़ के आसपास शेयर सेल किए गए हैं, 4.4% स्टेक के 164 रुपीज़ के ये एवरेज प्राइस में सेल किए गए हैं। ठीक है, आप देखें, और ट्रांजैक्शन कितना था, 871 करोड़ का। जबकि जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, उन्होंने लगभग 80 लाख शेयर खरीदे हैं, 0.66% स्टेक इन देवयानी इंटरनेशनल द सेम प्राइस। ठीक है, तो भाई देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े फंड हाउस ने बेचा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लगभग 0.66% की जो स्टेक है इसमें एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। ठीक है, क्या आपको भी खरीद लेना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े फंड हाउस और आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशकों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर आप कहीं पे निवेश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इस न्यूज़ के कारण नहीं, बल्कि खुद पढ़ाई कीजिए, कोई 2-4 वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं जो एक आप कह सकते हैं जो डेटा अवेलेबल है पब्लिक में,
उसको ला करके बस आपके सामने रख सकता हूँ दोस्तों। बाकी बेचना है नहीं बेचना है ये आपके ऊपर है, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बहुत सोचे समझे, बहुत सारी चीज़ें पढ़े, उसके बाद ही निवेश का फैसला लें दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले देवयानी इंटरनेशनल का ब्रांड कौन कौन सा है? KFC, जो मुझे ऐसा लगता है देवयानी इंटरनेशनल को सबसे ज़्यादा KFC ही ऊपर लेकर के जाएगा। फिर है आपको पता है भैया पिज़्ज़ा हट, फिर है कोस्टा कॉफ़ी और देन है वांगो, ठीक है। आप देखें ये रहा आपके KFC, ठीक है, पिज़्ज़ा हट आपका ये रहा, कोस्टा कॉफ़ी आपकी ये रही और वैंगो आपका ये रहा। तो ये जो इनकी आप कह सकते हैं चीज़ें हैं, ये इन्हीं ब्रांड्स हैं, ये इन्हीं के पास हैं। 2 फरवरी 2024 की दोस्तों ये इन्वेस्टर समिट की आर्टिकल है, तो बहुत ज़्यादा कुछ पुराने आपके पास यहाँ जो डेटा है वो देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे है, सबसे पहले देते हैं दोस्तों Q3 के फाइनल 24 की जो परफॉर्मेंस हाईलाइट है उसको। आप देखें जो कंपनी का मोमेंटम है स्टोर एडिशन का, वो लगातार आप देखें तो कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस देखेंगे 843 करोड़ रुपए की सेल्स आई है, यानी कि 6.6% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और इनके जो कोर ब्रांड्स हैं माफ़ कीजिएगा, कौन कौन से भाई साहब? KFC, फिर आपका देखिए पिज़्ज़ा हट और फिर कोस्टा कॉफ़ी, इन तीनों ने ही आप कह सकते हैं KFC ने 14.1% का जंप दिखाया ईयर ऑन ईयर और पिज़्ज़ा हट ने -2.42% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि कोस्टा कॉफ़ी ने 36.4% की जंप दिखाई है। देखिए मुझे जो पर्सनली देवयानी इंटरनेशनल पसंद है ना, वो है KFC और कोस्टा कॉफ़ी, और उसमें भी मुझे KFC बहुत ज़्यादा पसंद है। आने वाले समय में जो KFC ब्रांड है वो मुझे लगता है एक गेम चेंजर साबित होगा इन कंपनीज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मार्जिन परफॉर्मेंस की। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो आपको इस बार कितना निकल के आएगी दोस्तों? ये 70.6%, जो पहले 70.8% थी, ठीक है, Q2 में। ब्रांड कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैट एट 15.4% है दोस्तों। अर्निंग परफॉर्मेंस कंसोलिडेटेड रिपोर्टेड एबिटा कितना है? 146 करोड़ का, जो पहले 159 करोड़ था, ठीक है। एबिटा मार्जिन को आप देखेंगे 17.4% है, जो पहले 90.4% था Q2 में, यानी यहाँ पे आपको गिरावट देखने को साफ मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT यहाँ पे देखेंगे तो 10 करोड़ का रहा है बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स, जो आप कह सकते हैं 19 करोड़ था Q2 में। तो ये एक बहुत ज़्यादा जंप गिरावट हुई है। और देखिए इसीलिए देवयानी इंटरनेशनल ने जो Q3 के नंबर पेश किए वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। और देखिए एक चीज़ जो मैंने पहले कहा, वो है जो नाइजीरिया में इनका बिजनेस है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा एक बुरी स्थिति से गुजर रहा है, एक बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसी कारण को इस प्रकार नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं क्या भाई साहब स्टोर ओपनिंग में, देखिए, और इतने अच्छे से चार्ट पेश किए गए प्रेजेंटेशन में दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देखिए यहाँ पे KFC 38 नए स्टोर उन्होंने खोले हैं, ठीक है। और आप देखें जो Q3 में, जो आप देखें एक साल पहले, माफ़ कीजिएगा, Q3 फाइनेंशियल 24 में 50 नए स्टोर खोले गए हैं, जो एक साल पहले 38 थे, ठीक है, पिछले क्वार्टर में 30। और देखिए KFC को लेकर के मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, कंपनी भी इस बात को समझ रही है कि भाई साहब ये KFC जो बिजनेस है ये आने वाले समय में कुछ बहुत शानदार आपको करते दिखाई देगा। पिज़्ज़ा हट 30 नए स्टोर इस बार खोले गए हैं भाई साहब, कोस्टा कॉफ़ी के 8, वांगो के 1, ठीक है। टोटल इंडिया की यहाँ बात हो रही है, टोटल इंडिया में अब जो है वो 80 नेट न्यू यूनिट्स है दोस्तों, याद रखिएगा NNU नेट न्यू यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पे। और जहाँ पर भी NNU आएगा समझ जाइएगा वो नेट न्यू यूनिट्स की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। नाइजीरिया में आप देखेंगे तो इस बार मात्र 2 नए स्टोर खुले हैं, ठीक है। जबकि नेपाल और नाइजीरिया में आपका KFC सिर्फ ना, नेपाल जहाँ KFC और पिज़्ज़ा हट है 3 नए स्टोर कंपनी ओपन की है और टोटल 94 हो गए हैं। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कंपनी जो है ना नेपाल को लेकर के बहुत पॉजिटिव दिख रही है। अब नेपाल की इकोनॉमी में डिपेंड करता है कि ये चीज़ें वहाँ किस तरह पैन आउट होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या भाई साहब कोर ब्रांड स्टोर की इंडिया और रीजनल स्प्लिट। आप देखें नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ अगर आप पाएंगे यहाँ पे कंपनी का 482 यानी लगभग 37% बिजनेस इनका आता है। ईस्ट आप देखेंगे 20% दिख रहा है, वेस्ट आप देखेंगे 8% और जो सदर्न पार्ट है वहाँ से 35%। तो जो नॉर्थ और साउथ है दोस्तों
वहां पर कंपनी एक बहुत शानदार हिस्सा रखी है और लगभग 72% जो इनका बिजनेस है वो नॉर्थ और साउथ से ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो चीजें ये कम है। आप कोर ब्रांड में देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो इस बार डेटा दिखेगा दिसंबर में 250 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कोर ब्रांड की बात हो रही है, कोर ब्रांड स्टोर्स की। बैंगलोर में 151 हो जाएगा, कोलकाता में 78 है टोटल, हैदराबाद में 90% है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अदर मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे तो 64, बट मेनली दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद में कंपनी का ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। हाँ, टोटल सिटीज आप देखेंगे 227 सिटी हो जाती हैं। ठीक है, और आप देखिए टोटल स्टोर काउंट आप पाएंगे यहाँ पे तो 1309 टोटल स्टोर काउंट आता है। ठीक है, और जो ये मेट्रो सिटीज का डेटा है दोस्तों, वहां पे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद और पुणे भी जोड़ा जा रहा है। तो जो अदर मेट्रो हैं वो इसी प्रकार के नंबर है। तो ओवरऑल अगर आप देवयानी इंटरनेशनल को देखेंगे तो दो चीज आपको साफ समझ में आएगी भाई साहब, नॉर्थ और साउथ कंपनी मेनली, और ऊपर से अगर मैं और ज़्यादा प्रिसाइज हूं तो भाई साहब ऊपर में आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर, साउथ में आप देखेंगे बैंगलोर। ये दो जो स्टोर हैं ये बड़े ही ज़्यादा आप कह सकते हैं शानदार काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं, इनके बिजनेस परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टरली अगर देखेंगे तो मात्र 6.6% ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिमांड सबड्यूड है, साफ देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे और भी चीज़ें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एनुअल देखेंगे तो भाई ये फाइनेंशियल 23 में करंटली आप देखेंगे तो इस प्रकार के नंबर्स आपको शो होंगे दोस्तों। ठीक है, और न्यू यूनिट्स का यहाँ पे डेटा है। अब हर डेटा में बहुत ज़्यादा बात करेंगे दोस्तों, बहुत टाइम निकल जाएगा, इसीलिए मैं छू छू के निकल रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन और आप कहते हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की कंसोलिडेशन बेस पे ग्रॉस मार्जिन क्वार्टरली आप देखेंगे तो 70.6% निकल के आता है Q3 में, और ये लगभग उसी के आसपास पिछले काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। कोई बहुत ज़्यादा अप डाउन आपको इनकी ग्रॉस मार्जिन में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अन्य चीज़ों में नजर डालते हैं कि भाई अब ये क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टरली आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका यहाँ पे आप पाएंगे कितना आया है Q3 में 97। अब ये करोड़ में ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप पाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअल, ये है आपका। ठीक है, और डाइल्यूटेड ईपीएस में नजर डालेंगे आप तो ये 0.08 पे आ गई है। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज्ड पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है, ये जो चीज़ें हैं। तो देखिए आपको इन नंबर से एक चीज़ बताऊँ क्या समझ में आ रही होगी कि इश्यूज तो हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मुझे सबसे बड़ा डर जो ये लगता है दोस्तों देवयानी इंटरनेशनल में वो ये है, बाजार बहुत ऊपर है हर चीज़, और सिर्फ देवयानी इंटरनेशनल नहीं, तमाम जो QSR चीज़ें हैं कि भाई साहब वो डिमांड वो जिस प्रकार की होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये परफॉर्मेंस ट्रेंड की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पॉज कर देख सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में। ठीक है, देखिए जो नए स्टोर ओपन किए हैं 50 Q3 में, देखिए बैंगलोर में, गुड़गांव में, केरल में, केरला में, दीमापुर में, बंगाल आई गेस, कालिम्पोंग में, वेस्ट बंगाल, और एक और केरला में। यानी आप देखें केरला में कंपनी वापस स्टोर कर रही है। और देखिए मुझे पर्सनली लगता है ना KFC आप कह सकते हैं उन स्टेट्स में जहाँ पर जैसे देख लीजिए उतना प्रेजेंस कंपनी का नहीं रहा है, वहाँ पर कंपनी KFC अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा ओपन कर रही है दोस्तों। ठीक है, और केरल में आपको पता है, केरला में आपको पता है उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो वहाँ पर कंपनी लगातार स्टोर का एक्सपेंशन कर रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। ये KFC स्पेसिफिक है, याद रखिएगा। अब बिजनेस स्पेसिफिक जो कोर ब्रांड्स है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। KFC 14.1% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। जब ओवरऑल आप देखेंगे तो मात्र 10% की है, जबकि KFC में 14.1% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, विच इज ग्रेट। एवरेज डेली सेल्स ADS आप देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे Q3 में 104 देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, ये गिरावट ही दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, और एनुअली आप देखेंगे तो इसमें
अप्रॉक्सीमेटली 16% रहा है दोस्तों ये, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एनुअली ये 17,714 दिख रहा है दोस्तों, और ईयर टू डे यानी इस बार जो फंक्शन गया है ये 15,496 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड से हटा दूँ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस केएफसी की यहाँ पे वापस से दिखाई देने को मिल रही है दोस्तों, क्वार्टरली और इन तमाम चीज़ों में। अब चैनल वाइज सेल्स मिक्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई कंपनी का ऑन प्रेमाइस है, ठीक है, और एक ऑफ प्रेमाइस है। ऑन प्रेमाइस यानी जो आप खाने के लिए आते हैं, ठीक है, और खाना आप ऑर्डर करते हैं और खाना लेकर के जाते हैं, ठीक है। और ऑफ प्रेमाइस यानी जो डिलीवर किया जाता है, ठीक है, चाहे वो जोमेटो के थ्रू हो या ओरिजिनल केएफसी के थ्रू। तो आप पाएंगे कंपनी की जो सेल्स है इस बार 60% अभी भी ऑन प्रेमाइस है। तो आप समझिए जो केएफसी की जो 60% सेल है वो ऑन प्रेमाइस यानी लोग वहाँ आकर के खाना पसंद करते हैं, और 40% जो है वो ऑफ प्रेमाइस है, ठीक है। हाँ, आप देखिए Q3 2023 के समय से ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, और देखिए ऑन प्रेमाइस में ये होता है ना कि आपके पास पैसे बहुत बचते हैं, आप बहुत सारे आपके जो मार्जिन होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ये कंपनी जो बहुत सारे मार्केट कैंपेन लेकर के आती है टू अट्रैक्ट कस्टमर, ठीक है। अब केएफसी चीज़ा भी लेकर के आई है दोस्तों कंपनी। हाँ, अब बात करते हैं क्या कोस्टा कॉफ़ी की। कोस्टा कॉफ़ी ने 8 नए स्टोर ओपन किए, जहाँ पर आप देखिए गुड़गांव, दिल्ली, मसूरी, वाह मसूरी में भी खोली है, गुड़गांव, बैंगलोर और आगरा में दोस्तों, ठीक है। और मुझे लगता है कोस्टा कॉफ़ी जैसी ब्रांड ना मसूरी जैसी जगह पे खोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ काफ़ी अच्छा चलेंगी कोस्टा कॉफ़ीज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। ये पिज़्ज़ा हट का कुछ एक और ब्रांड है दोस्तों, 249 में 2 पर्सनल। ये आप देखिए पिज़्ज़ा हट के जो नए स्टोर ओपन हुए हैं, जो लगभग Q3 में जो नेट न्यू स्टोर ओपन हुए हैं वो 30 हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा हट के। और देखिए पिज़्ज़ा हट को अभी बहुत स्टोर खोलने हैं। इनका पिज़्ज़ा हट का जो कंपटीशन डोमिनोज पिज़्ज़ा है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो पिज़्ज़ा हट बहुत कम जगहों पे है। तो पिज़्ज़ा हट मुझे लगता है बहुत बहुत बड़े स्तरों पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या बिजनेस परफॉर्मेंस की, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो पिज़्ज़ा हट का परफॉर्मेंस है वो आप पाएंगे 1769 है दोस्तों, और जो एक साल पहले अगर आप देखेंगे 1836 था। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी जो एवरेज डेली सेल्स है दोस्तों उसमें आप देखेंगे तो नेगेटिव 12.6% रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एवरेज डेली सेल्स है वो यहाँ पर आप पाएंगे कंपनी का जो एवरेज डेली सेल्स है वो यहाँ पे नेगेटिव आया है -9.8% दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ऐसे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये उस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे जो गिरावट दिखा रही है, और यहाँ पर जो सेम सेल्स ग्रोथ है वो भी गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि स्टोर्स अगर आप देखेंगे तो ये इस बार ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना ये 565 स्टोर्स हैं, ये स्टोर्स की बात हो रही है, और ये बात हो रही है एनुअली स्टोर्स की। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। बट मैं फिर कह रहा हूँ कंपनी लगातार एक्सपेंशन मोड में है, और वो भी एक चीज़ है जो टोल लेती है दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स में। कुछ नए इनिशिएटिव्स कंपनी होर्डिंग के थ्रू और आप कह सकते हैं अन्य कहीं एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी लगातार अपनी ब्रांड को बढ़ा रही है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो DIL के इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया में इनके 40 स्टोर हैं, नेपाल में इनके 25 स्टोर हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलियंस में दिए हुए हैं। इस बार Q3 माफ़ कीजिएगा एक साल पहले वो 62.2 करोड़ थे, जो इस बार अगर आप देखेंगे ना 47.9 करोड़ में आए, यानी यहाँ पे बड़ा डी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नाइजीरिया ने ना जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसे बहुत बुरी कदर इफेक्ट किया है दोस्तों। एक बड़ा डिवैल्यूएशन आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये रहा क्या कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और लॉस की यहाँ बात हो रही है। तो देखिए कुछ नेट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 790 करोड़ है, ठीक है, ये जो इस बार बढ़ करके 843 करोड़ हो गया है, ये एक साल पहले का है। अदर इनकम 8 करोड़, इस बार 4.6 करोड़ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट 242 करोड़ था, जो बढ़ करके 247 करोड़ हो गया है। लेकिन भैया आपकी जो ओवरऑल ऑपरेशन थी वो भी तो बढ़ी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट हटाइए, हम टोटल एक्सपेंस नजर डालते हैं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है 374 करोड़ का, जो बढ़ करके 449 करोड़ हो गया है, ठीक है।
और यही कारण है जब आप देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका इस बार 64.8 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 9.7 करोड़ था। माफ कीजिएगा, जो एक साल पहले 64 करोड़ आया है, जो इस बार 9.7 करोड़ है। और देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे ना तो 71 करोड़ एक साल पहले था, जो अब मात्र 5 करोड़ रह गया है। और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा निराशाजनक रही है दोस्तों, ठीक है। और रीज़न एक तो चैलेंज है ही दोस्तों, नाइजीरिया का बिजनेस नहीं, मैं फिर कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या मेजर कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कंपनी कह रही है। तो देखिए यहाँ पे है, कंपनी ने कंप्लीट द एक्विजिशन रेस्टोरेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेट इन थाईलैंड, 283 KFC स्टोर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। यानी थाईलैंड में कंपनी ने बड़ा एक एक्सपेंशन प्लान किया है कि 283 नए KFC के स्टोर्स उन्होंने ओपन किए हैं, ठीक है। आप देखें 94 नेट न्यू स्टोर ओपन किए इस क्वार्टर में दोस्तों, एक क्वार्टर 3 में। अब टोटल जो स्टोर है अक्रॉस ब्रांड वो 1452 हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें प्लान्स टू इनॉग्रेट 250 to 75 न्यू सिटी आउटलेट इस फिस्कल ईयर में। यानी कंपनी इस फिस्कल ईयर में सोच रही है 250 से लेकर 275 नई सिटीज में नए आउटलेट्स खोलें, नई सिटीज में दोस्तों, ठीक है। अब 2000 नए स्टोर कंपनी खोजने के लिए कॉन्फिडेंट है दोस्तों 2024 के अंत तक। क्यों? क्योंकि जो एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी थाईलैंड में किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजस्टेड स्टोर ओपनिंग टारगेट फॉर पिज्जा हट ड्यू टू मार्केट डायनामिक। देखिए पिज्जा हट स्टोर के ओपन में जो लेकर एग्रेसिवनेस होने वाली थी वो मार्केट डायनामिक को देख करके कंपनी अब ट्रेड करेगी। एडजस्टमेंट मेड टू स्टोर ओपनिंग टारगेट फॉर फाइनेंशियल 25 बेस्ड ऑन डिमांड। और देखिए कंपनी जो नए स्टोर ओपनिंग में बहुत एग्रेसिव होने वाली थी, जो टारगेट फाइनेंशियल 25 में थे, उसको अब थोड़ा सा रीवैल्यूएट किया जा रहा है, आप कह सकते हैं जो डिमांड है उसको देखते हुए, ठीक है। अब आप देखें नेपाल मार्केट प्रेजेंट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टोर एक्सपेंशन। हाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, नेपाल में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगी स्टोर की वो कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है, एक लिमिटेड स्कोप है उसका, ठीक है। लेकिन देखिए नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर इस प्रकार के बिजनेस का आना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो देखिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो दिव्यान इंटरनेशनल का आया है वो 843 करोड़ रहा है, मात्र 6.6% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। करेंसी डिवैल्यूएशन जो नाइजीरिया में हुई है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत बहुत इम्पैक्ट कर रही है। जो करेंसी डिवैल्यूएशन है ना वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द भर कर निकल के आया है वहाँ पे जो कंपनियाँ ऑपरेट करती हैं, खास करके भारत जैसी कंपनियों में। मार्जिन इम्पैक्टेड बाय डीप लेवरेजिंग ड्यू टू लोअर एडीएस नंबर्स। जो एवरेज डेली सेल्स के नंबर है उसमें एक बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर फंडिंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस टू बी सेल्फ सस्टेन्ड, ठीक है। जो इंटरनेशनल बिजनेस में आप कह सकते हैं फंडिंग देखने को मिलेगी वो सेल्फ सस्टेन होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ब्रांड स्ट्रैटेजी की, ठीक है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द QSR इंडस्ट्री विद स्ट्रैटेजिक स्टोर एक्सपेंशन, ठीक है। QSR इंडस्ट्री में कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की फोकस होने वाली है विद स्ट्रैटेजिक स्टोर एक्सपेंशन, ठीक है। कंपनी लगातार कुछ स्ट्रैटेजिक स्टोर एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अब क्या है स्ट्रैटेजी फॉर KFC फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड वैल्यू प्रपोर्शन, वांगो ब्रांड बीइंग कॉशली इज बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हमने अब तक देखा होगा कि वैंगो ब्रांड के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, तो कंपनी ने ये बात कही है कि उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा कॉशियसली है, ऑप्टिमिस्टिक है नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देख करके हर जगह बहुत एग्रेसिव नहीं होने वाली, ठीक है। फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इन थाईलैंड फॉर ग्रोथ। कंपनी का आप देखें नेपाल में लिमिटेड और जो नाइजीरिया में एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसको वो कट ऑफ करने की कोशिश कर रही है थाईलैंड में अपने लगातार एक्सपेंशन को लेकर के। कोस्टा कॉफी ने ग्रोथ पोटेंशियल शो किया है लगातार जो एयरपोर्ट पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं दोस्तों। चैलेंजेस और इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं आप देखें, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो अभी भी काफ़ी हद तक सबड्यूड रहने वाले हैं, इम्पैक्टिंग अमेरिकन ब्रांड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इवेंट दोस्तों, ठीक है। जो इजराइल हमास का वॉर है ना वो KFC एज अ ब्रांड को बहुत पुश आउट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। हर कोई हर जगह KFC जैसे ब्रांड को बायकॉट करने की चर्चा कर रहा है।
आपको दिख रहा होगा कि अन्य विदेशी अब वो पता नहीं कितना सही है कितना क्या है, बट ओके, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज़ रिमेन्ड स्टेबल डिस्पाइट चैलेंजेस। जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रही है जिस प्रकार की चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एक्सटर्नल फैक्टर इम्पेंडिंग KFC एंड पिज़्ज़ा हट, SSG एंड ट्रांजैक्शन। कुछ बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हमने बताया, इजराइल हमारे बहुत चल रही है, उसके कारण KFC एज अ ब्रांड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका जो नाइजीरिया में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है वो एक बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। थाईलैंड में कंपनी जो एक्विजिशन की है वो किस तरह पैन आउट होगा वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सीन इन ट्रांजेक्शन मोर देन एवरेज टिकट साइज दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई साहब गाइडेंस क्या है आपकी, फ्यूचर गाइडेंस। तो देखिए, जैसा कंपनी पहले कहा है कि कॉन्फिडेंट ऑफ रीचिंग 2000 स्टोर 2024 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि थाईलैंड में इतना बड़ा बड़ा कंपनी ने एक्विजिशंस जो किए हुए हैं, ठीक है। फिर क्या है, आप देखें एडजस्टमेंट मेड टू स्टोर ओपनिंग टारगेट। फाइनेंस 25 में जो स्टोर ओपनिंग टारगेट है वो डिमांड के आधार पर किए जाएंगे, ना कि कुछ एग्रेसिव नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, तो देखिए थाईलैंड एक्विजिशन सेल्फ फंडेड विद पोटेंशियल टू डबल स्टोर काउंट। आप समझें थाईलैंड का जो एक्विजिशन है वो कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है कंपनी को, कि वो सेल्फ फंडेड हो जाएगा और डबल स्टोर होने की पोटेंशियल रखता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन ऑन स्टोर एक्सपेंशन, प्रोडक्ट मिक्स एंड कंज्यूमर ट्रेंड्स दोस्तों, वो हमने ऑलरेडी चर्चा की ली है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अब देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो लगभग समाप्त हो चुकी होगी। एक चीज़ याद रखिए जो मैंने पहले कहा है, देवयानी इंटरनेशनल 150-130 के बीच एक बहुत बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग देती है। बीच में स्टॉक 155-153 के आसपास गया था। अगर देवयानी इंटरनेशनल आपने तब ले रखा है तो आपने एक बहुत बहुत ही अच्छी स्टॉक को बहुत अच्छी लेवल पे एक्यूमुलेट कर रखा है। चैलेंजेस हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इश्यूज नहीं फेस कर सकते, स्टॉक से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, प्लीज़ स्टॉक में बने रहें दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ स्टॉक में बने रहें। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक बहुत शानदार प्रोस्पेक्टस रखती है दोस्तों, ठीक है। बट ये मेरी पर्सनल व्यू है, जो भी अवेलेबल थी पब्लिक में दोस्तों डेटा आपके सामने रखी। कोई भी खरीदारी करें प्लीज़ वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लें। ये प्योरली वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।